हाय एवरीवन। तो लेसन नंबर 16 में हमने समझा एसएल हंटिंग के बारे में कि एसएल हंटिंग कैसे होता है, किस तरीके से होता है। बेसिकली हमने वहां पर समझा था कि हम एसएल हंटिंग को गैप अप और गैप डाउन के बेसिस पर कैसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेनली होता क्या है कि हर बार आपने एक्सपायरी के अंदर एक चीज देखा होगा कि एक्सपायरी के अंदर कभी कभार क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर खड़ा है तो बहुत तेज ऊपर भाग जाता है या बहुत तेज नीचे भाग जाता है। तो ये जो एसएल हंटिंग है इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे और इसके पावर को हम कैसे समझेंगे, हम कैसे ये अनुमान लगाएं कि डेली जो मार्केट की एक्टिविटी है, जो डेली मार्केट है, वो मार्केट ऊपर या नीचे बहुत ज्यादा करेगा या नहीं करेगा। साथ ही साथ में जब हम एसएल हंटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि एसएल हंटिंग कब काम करेगा। क्या मान लो मार्केट के अंदर एसएल ऊपर पड़े हैं लेकिन मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज फैल रहा है तो क्या एसएल हंटिंग काम करेगा। या मान लो मार्केट बहुत ऊपर है और मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज चल रही है तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनको हमको देखना पड़ता है, जिनको हमको समझना पड़ता है, देन हम यहाँ पर एसएल हंटिंग यूज करते हैं। अब पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वहां पर गैप अप, गैप डाउन और फिब के बेसिस पर एसएल हंटिंग सिखाया था और समझाया था। आज हम दूसरा जो पार्ट एसएल हंटिंग का देखने वाले हैं वो एसएल हंटिंग का हम पार्ट देखने वाले हैं बेसिकली अपने सपोर्ट स्लेट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कि हम कैसे माने कि ये जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेजिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम स्विंग के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है कि जब ये लेसन खत्म हो जाएगा, 17 लेसन खत्म हो जाएगा, तो हम बात करेंगे वहां पर ऑप्शन चेन डिकोडिंग की। ठीक है, जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। अभी आप लोगों ने क्या सीखा, बेसिक चीजें सीखी, फिर स्ट्रेटजी सीखा। फिर जब हम ओपन ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे ना तो वहां पर भी एक ऑप्शन चेन देख के या ओआई कितना बिल्डअप है कितना नहीं है, कॉल या पुट को कैसे रीड ऑन करें, उसको देखकर भी हम लोग यहाँ पर एसेस कर सकते हैं या उसको देखकर भी हम लोग बता सकते हैं कि मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग किस डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले आज हम लोग ये वाली क्लास में देखते हैं कि एसएल हंटिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे होती है। तो पहले तो आपको एक चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप बिल्कुल इस तरीके से समझो कि दो तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये आपके लिए एक मार्केट का स्ट्रक्चर बना दिया, अभी मैं चार्ट पर आपको लेके चलूंगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक बार मार्केट, दो बार मार्केट, तीन बार मार्केट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बार मार्केट, दो बार मार्केट, तीन बार मार्केट, चार बार मार्केट, पांच बार मार्केट। अब ये मैं क्या बनाया हूं उसको समझिए। अब जो सोचिए कि मार्केट यहाँ पर एक बार गया, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट कितनी बार लिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, और रेजिस्टेंस कितना लिया, 1 2 3। अब ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है कि अगर मार्केट यहाँ पर कई दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है, कई दिन से सपोर्ट ले रहा है, तो जरूर कोई बड़ा प्लेयर बैठा है और जिधर साइड भी थोड़ा सा भी प्रेशर कम होगा मार्केट उस साइड ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, एक बार मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, दो बार नहीं दे पाया, तीन बार नहीं दिया, और नीचे से देखिए एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, चार बार सपोर्ट, पांच बार सपोर्ट। तो ये एनालिसिस क्या कहती है, ये एनालिसिस कहती है कि यार देखो ऊपर से तो हमें समझ में आ रहा है कि सेलर्स इसको दबा रहे हैं, ठीक है, लेकिन नीचे से बायर्स भी हैं जो तरीके से यहाँ पर खरीद रहे हैं, तरीके से खरीद रहे हैं। तो मान लो कि लगातार बार बार हो रहा और ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिल गया, तो ब्रेकआउट के बाद आप सोचिए इनकी इनकी और इनकी स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, थोड़े ऊपर ये लोग रखे होंगे। तो जब मार्केट इनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा तो एक लंबा मूवमेंट आएगा, और वाइसे वर्सा इधर इधर तो और तगड़ा मूव आएगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ तीन बार इसको रोकने की कोशिश की गई, यहां तो पांच बार उठाने की कोशिश की गई है। तो जब इसको मार्केट ब्रेक डाउन देगा ना तो इससे ज्यादा पैनिकनेस यहां आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है लेवल्स का, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर 2 4 5 मिनट में नहीं करना है। हमें हमें ये देखना है कि मार्केट के अंदर ज्यादा एक्टिविटी कहाँ हो रही। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों ना, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये करते हैं, जैसे 3 मिनट का चार्ट खोल लिए और 3 मिनट के चार्ट पे लगा रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 3 मिनट में बनेगा वो हजारों सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, लेकिन एज अ ट्रेडर
आपको 15 मिनट के पहले का कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला ट्रेड नहीं लेना है। कम से कम एटलीस्ट मार्केट 15 मिनट, मैं तो कहता हूं अगर आप स्टॉक के अंदर काम कर रहे हो ना, स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक के अंदर भाई साहब 30 मिनट के नीचे का तो कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मत लो। और अगर आप इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हो तो आप कम से कम कुछ नहीं तो कुछ अपने 15 मिनट पे जाओ। अब उसका एक बार हम लोग चार्ट पर देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 15 मिनट का चार्ट लगा दूंगा क्योंकि मैं इंडेक्स देखना चाहता हूँ। अब जानते हो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दो चीजें। अगर मैं एनालिसिस अपनी कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए कि भाई मार्केट के अंदर मुझे कोई या तो ट्रेंड लाइन मिले, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना मैंने पहले ही सिखा दिया है, एक बार यहाँ फिर मैं आपको सिखा दूंगा। ट्रेंड लाइन सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह होती है, लेकिन ये क्या होता है, ट्रेंड होता है कि मार्केट किसी लाइन का सहारा लेके गिर रहा है उठ रहा है। ट्रेंड लाइन में आप चैनल भी डाल सकते हो, चैनल चाहे डालो चाहे ट्रेंड लाइन डालो, बात एक ही है। दूसरा होता है सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस, इसको हम लोग सप्लाई और डिमांड भी बोलते हैं। अब जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, देखो ड्रॉ कैसे करना है, पहले किसी भी सिस्टम को ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी आपको सबसे बड़ा टॉप क्या दिख रहा है, आप वहां पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। कभी भी दोस्तों याद रखिएगा कि लाइन मत बनाइएगा, लाइन कभी काम नहीं आता, हमेशा 10 20 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मार्जिन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है ना, ये देख रहे हो आप, ये मैंने क्या बनाया है, देखिए ये टॉप है, जो रिसेंट का टॉप होता है, जहां से मार्केट ने एक बार 15 मिनट के चार्ट में, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी मतलब ये एक सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन है, समझ रहे हो, सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से बार बार गिर रहा है ना, बार बार गिर रहा है ना, तो ये जो है हमारा ये सप्लाई जोन है। और देखो एक चीज, कल का दिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां पर बराबर 4-5 बार यहां सपोर्ट लिया है, ठीक है। ध्यान, एक एक चीज आप देखते रहना, आपको समझ में आएगा कि आप जब एनालिसिस करोगे ना तो किस तरीके से आप करोगे। बस इसके कलर्स को थोड़ा सा बदलते हुए चलना, जैसे ऊपर मैंने पीला किया है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा हल्का सा रेड कर दो, सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ ये रेजिस्टिव जोन है और ये डिमांड जोन है। अच्छा जी, अब यहां पर हमने, अब देखो एज ए इंडेक्स ट्रेडर, एज ए इंडेक्स ट्रेडर हमें क्या चाहिए, एज ए इंडेक्स ट्रेडर हमें चाहिए कि यार कोई एक एनालिसिस ऐसी हो जिसको देखकर हमारा 15 20 30 मिनट में मोमेंटम मिल जाए, मोमेंटम मिल जाए और हमारा पैसा बन जाए। अब आपको बहुत लॉन्गर टर्म का नहीं सोचना है, तो अपने ऊपर जो आप ये प्रेशर दे रहे हो ना कि नहीं कल का भी मैं सोच लूं, आज भी मैं सोच लूं, ये नहीं करना है। आपको शॉर्ट एंट्री मारनी है, शॉर्ट एग्जिट मारना है। भाई एज एन ऑप्शन बायर आपके पास सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, आपका मोमेंटम सबसे बड़ा अस्त्र है ना। आप ऑप्शन सेलर्स तो हो नहीं कि आप दिन भर बैठे रहोगे 2 रुपए का प्रीमियम बेच के, नहीं, आप ऑप्शन बायर हो। हमेशा कोशिश करो एटीएम आईटीएम खरीदने की, ओटीएम पे मत जाओ, और जैसे ही आपका 40 से 50 पॉइंट का टारगेट हिट हो बाहर चले जाओ। आपको लगता होगा ये 40-50 रुपए कम है, इसी के लिए ऑप्शन सेलर्स पूरी जिंदगी बता देते हैं, मतलब 9-15 को 40 रुपए वाला प्रीमियम शॉर्ट करेंगे और 3:30 तक जोते रहेंगे कब ये 40 वाला जीरो हो जाए, मुझे ये 40 रुपए का प्रीमियम मिल जाए। तो 40 रुपीज to 60 rupees in bank nifty and 30 rupees to 40 rupees in nifty is enough target for a day। और कभी कभार आपका दिन रहेगा तो मोमेंटम करता जाएगा मार्केट, बट अगर आप लालच में हो कि नहीं मैं यहां बैठूंगा और मुझे 100 पॉइंट चाहिए, 200 पॉइंट चाहिए, तो 50 पॉइंट तक पहुंच के भी वापस रिटर्न मार देगा, आप प्रॉफिट में नहीं निकल पाओगे। तो किताबी ज्ञान तो दुनिया आपको बहुत कुछ देगी, 1:5 रखो, 1:3 रखो, 1:6 रखो, 1:8 रखो, बट द रियलिटी इज कि आपको खुद समझ में आना चाहिए कि पैसा कैसे बनाना है ना, ये आपका कॉल होना चाहिए, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने ये कर लिया, अब हम एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ट्रेंड लाइन क्या होती है, जैसे मैंने ये देखा, ये टॉप से एक ट्रेंड लाइन चले आ रही है, चले आ रही है, चले आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से इसको मैच कर दूंगा। अब ये ट्रेंड लाइन मुझे क्या बता रही है, देखिए जरा, ये ट्रेंड लाइन बता रही है कि भाई सौरभ देखो, रेजिस्टेंस यहां से जो सप्लाई हो रहा है, ये जो R1 है, उसके बाद मार्केट इज R2, ये R3, ये R4, यानी ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले लेके गिर रहा था।
सेकेंडली अगर आप देखोगे तो मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरा, उसके बाद मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपका यहां पर एक डिमांड एरिया था, मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, कल एक एंट्री आपने देखी होगी मैंने बनाई थी इसी जोन पे, आप भी बनाए थे, कम से कम 30 से 40 पॉइंट मिलता, अगेन आपका मार्केट उसी सप्लाई जोन पर आकर डिमांड जोन पर आकर खड़ा हुआ है। ठीक, तो ओवरऑल कुल कहानी क्या है कि मार्केट के अंदर हमें यह देखना है कि स्टॉप लॉस कहां है। अब इसी के ऊपर हमें एनालिसिस अपनी करनी है, और एनालिसिस हम कैसे करेंगे वो एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये मेरा मार्केट जो है, मुझे हमेशा जब भी मैं एसएल हंटिंग के बारे में डिस्कस करूं, एसएल हंटिंग हमेशा दोस्तों क्या देख कर की जाती है, 1-2 दिन पुराने चार्ट को, बस, ज्यादा दिन का नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 50 दिन पहले का चार्ट देखोगे। एसएल हंटिंग का मतलब ये सिर्फ 1-2 दिन पुरानी चीजों को। ठीक है, यहां से शुरू कर लो। 6 तारीख, 7 तारीख मार्केट वन वे ऊपर गया था, तो इनके जो भी यहां लिए होंगे उनके स्टॉप लॉस यहां होंगे, जो यहां लिया होगा, कुछ यहां लिए होंगे उनके स्टॉप लॉस यहां होंगे। कल मार्केट ने क्या किया पहले बताओ, इनका SL1 बोल देता हूं, SL2 बोल देता हूं, इनके सभी बायर के जो स्टॉप लॉस है मार्केट ने ले लिए। अब मार्केट क्या किया, यहां पर एक बाइंग स्विंग बनाया, यहां पर B1 है, यहां पर B2 है, और मार्केट इनको थोड़ा सा टारगेट दिया। अगेन इस टारगेट को पाकर 50% लोग एग्जिट कर दिए होंगे, और अगेन यहां से मार्केट ने जो नीचे डायरेक्शन दिखाया है, तो यहां पर कौन आया होगा, यहां पर सेलर्स आए होंगे, और जो भी बंदे यहां पर लिए थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। तो अगर आप ध्यानपूर्वक मार्केट के अंदर देखो तो मार्केट के अंदर अभी क्या है, ना तो ज्यादा बायर बैठे ना ज्यादा सेलर्स बैठे हैं, और हमेशा याद रखिएगा जहां पर मार्केट की क्लोजिंग हो जाए, जैसे मार्केट यहां क्लोज कर रहा है 3.15 से 3.25 से 3.5, तो यहां पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब BTST के लिए लोग बाई भी करते हैं, BTST के लोग सेल भी करते हैं। तो अभी एज अ मूवमेंट क्या आपको मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हुए क्लोज किया है? नहीं। क्या मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हुए क्लोज किया? नहीं। मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अभी अगर मैं देखूं तो यहां का मूवमेंट के बाद मार्केट नीचे आया था, तो माइट भी मैं इसको ये ना बोल पाऊं कि यहां नए पोजीशन बहुत ज्यादा क्रिएट हुए होंगे, क्योंकि यहां के जो बायर थे हो सकता है वो उनका एसएल खाने के लिए मार्केट गया हो नीचे। तो जो मेरे पास अभी जो करंटली बचा हुआ मैटर है वो यही है कि यही इसी जोन में जो सेलर्स हैं, क्योंकि बायर्स की तो हिम्मत टूट गई ना, अब ये जो नीचे वाला बायर्स आप इसको डायरेक्ट टारगेट करने यहां तक आ नहीं सकते, उतनी आपकी इफिशियंसी है नहीं, आप डायरेक्टली इसको कैसे तोड़ोगे। तो अभी मेरा जो मेन कंसर्न है वो है कि सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो यहां बैठे हैं। अब मुझे इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर ये लगाना है कि भाई जो मेरा सपोर्ट और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेरे फेवर में है या नहीं है। तो आइए उसका एग्जांपल देखिए। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार यहां, यहां और यहां कहीं तो कहीं सेलर्स बैठे होंगे, तो अब मुझे मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखो, यहां पर मार्केट क्लोज किया है, अब मान लो मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुला तो हमारे मार्केट किसके पास खुलेगा, सपोर्ट के पास खुलेगा, तो मैं बिंदास होकर एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन मान लो अगर मार्केट यहां से यहां कहीं खुल जाए, यहां कहीं खुल जाए, यानी 200-150 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, तो आप देखो यहां का इफेक्ट समझो। अब अगला जो सपोर्ट है दोस्तों वो मेरा यहां पर है 47,500-400 के आसपास। ठीक है, मैं चार्ट सपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मार्केट 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया ना दोस्तों, तो ये और नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक तो ये जो सेलिंग करके गए हुए हैं वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, वो और दबाएंगे मार्केट को, और जैसे ही मार्केट को और दबाएंगे मार्केट और नीचे आएगा, और अगेन हमें कहां पर ट्रेड करना है, सपोर्ट पर। तो अब मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद क्या होगा, मार्केट के पास एक ये जो सेलर्स हैं इनकी बैंड बजेगी, कुछ सेलर्स होंगे जो फिर से एड ऑन करेंगे, तो हमें टॉप का रेजिस्टेंस के आसपास फिर से सेल आउट करना है। मतलब गेम समझो,
हम गेम यही खेल रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति पुराना पोजीशन बनाया था और जैसे भी बनाया था, चाहे वो बाई किया था चाहे वो सेल किया था, हम बस ये देख रहे हैं कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो ये बंदे फिर से सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो ये बंदे फिर से क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या थोड़ा और नीचे ले जाएंगे। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हम रेजिस्टेंस पहचाने और हम सपोर्ट पहचाने। और मान लो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गैप अप खुल गया तब तो हो गया कल्याण, तब इनकी भी जो पूरी की पूरी मनोस्थिति है वो चेंज हो जाएगी, इनकी भी चेंज हो जाएगी और इनकी भी चेंज हो जाएगी। तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा इनके पास, केवल एक ऑप्शन बचेगा कि भैया जल्दी से बुक करो और चलो लॉन्ग साइड में चलो। तो फिर अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है तो हम ऊपर के साइड की डायरेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ ये समझना है कि टेक अवे क्या है इस वीडियो से, कि हमेशा आप 2 दिन के चार्ट पर स्थिति मेंटेन करो कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट ऊपर जाके नहीं। जैसे ये चार्ट देखो, कल ऊपर गया आज नीचे आया तो ये पूरा का पूरा डे इनवैलिड हो गया, अरे जो खरीदा वो बेच दिया। अब अगर मार्केट मान लो ऐसे 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 जाके ऐसे क्लोज करे तो अगले दिन पक्का है कि फ्लैट पे भी हमें सेल आउट करना है और गैप डाउन पे भी सेल आउट करना है, केवल बहुत बड़े गैप अप पे ही हमको बाई करना है। सारा गेम समझ रहे हो आप क्या है? गेम ये है कि जैसे समझो ये आपका इलाका है, ठीक है, यू आर द किंग, ठीक है, आप अपने इलाके में शेर हो। अब कोई भी बंदा आएगा तो वो आपके इलाके में आते ही दब जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे के इलाके में जाओगे आप दब के रहोगे, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी हो रहा है ना। स्टॉप लॉस हंटिंग का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे दबा पा रहा है, कैसे वो उसके इफिशियंसी को कम कर पा रहा है। दैट्स व्हाट जीओई स्टैंड्स फॉर। तो होप करता हूं कि आपने एसएल हंटिंग के जो पैरामीटर्स है, जो तरीके हैं, उनको समझें, उन पर आप काम करेंगे और उन्हीं के बदौलत आप मार्केट के अंदर अच्छे से मार्केट के डायनेमिक को समझेंगे। अगला पार्ट में हम जब ओआई डिस्कस करेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि कैसे ओआई के बेसिस पे, ओआई की डिकोडिंग के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस करना चाहिए, ठीक है। तब तक